हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में। केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ को केन्स का फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें कंजम्पशन का मीनिंग समझना होगा। तो कंजम्पशन क्या होता है? जब एक कंज्यूमर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए जो अमाउंट खर्च करता है, जो पैसा वो खर्च करता है, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली इनकम पर डिपेंड करता है। तो कंजम्पशन और इनकम के इसी रिलेशनशिप को बताते हुए प्रोफेसर केन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ के बारे में बताया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये लॉ प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने दिया है और उन्होंने इसमें कम्युनिटी के टोटल कंजम्पशन और इनकम के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। प्रोफेसर केन्स का कहना था कि जब एक कम्युनिटी में लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनकम इंक्रीज़ होने के साथ उनका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीज़ है वो इनकम में होने वाली इंक्रीज़ से कम होती है, यानी कि इनकम जितनी बढ़ती है कंजम्पशन उससे कम बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनकम में इंक्रीज़ 1000 रुपीज़ की हुई है तो कंजम्पशन में इंक्रीज़ उससे कम होगी। जैसा कि हम ले सकते हैं कि सपोज़ कंजम्पशन में इंक्रीज़ 400 रुपीज़ की हुई है, तो ऐसे में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1 से कम होगी। ये कंजम्पशन में होने वाली इंक्रीज़ है और ये हमारी इनकम में होने वाली इंक्रीज़ है। तो 400 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास वैल्यू आती है 0.4। सो इट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी 0 और 1 के बीच में रहेगी, ऐसा केन्स का मानना था। इसको मैंने ऐसे सिंबॉलिकली भी शो किया है। इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो मैंने उसे एरो से दिखाया है, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन का एरो मैंने इसके एरो से छोटा लिया है। अब बात आती है कि प्रोफेसर केन्स ने इसको साइकोलॉजिकल लॉ क्यों बोला है। उन्होंने इसे साइकोलॉजिकल लॉ इसलिए बोला क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन का बढ़ना ह्यूमन टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, और ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि हमारी इनकम जितनी बढ़ती है हम कंजम्पशन को उससे कम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा सेव कर लेते हैं। ऐसा एक कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों की साइकोलॉजी इसी तरह की होती है। तो उन्होंने इस साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हुए ही इस लॉ को एक्सप्लेन किया और इसीलिए उन्होंने इसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का नाम दिया। उनका ये लॉ कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, जिसमें पहली अजम्पशन है नो चेंज इन इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उनका मानना था कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हम एक कम्युनिटी के ट्रेडिशंस और कस्टम्स यानी कि रीति रिवाजों को ले सकते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी, जैसे कि उनकी फैशन सेंस, उनका ट्रेंड, उनकी हैबिट्स, आदतें वगैरह, उसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ले सकते हैं। तो उन्होंने इसमें अज्यूम किया है कि लोगों की हैबिट्स में या रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सेकेंड अजम्पशन है नॉर्मल कंडीशंस। ये लॉ इस बात पर बेस्ड है कि इकॉनमी में नॉर्मल कंडीशंस हैं। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब ये है कि इकॉनमी स्टेबल है, इकॉनमी में कोई भी इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन नहीं है, यानी कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस नहीं है। थर्ड अजम्पशन है प्रॉस्पेरस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजिस फेयर, यानी कि ये लॉ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज पर लागू होता है और ऐसी इकोनॉमीज जहां लेजिस फेयर की पॉलिसी है। लेजिस फेयर मतलब कि जहां पर गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं करती है, ऐसी इकोनॉमीज में ये लॉ अप्लाई होता है। आगे प्रोफेसर केन्स के इस लॉ को एक टेबल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया है, इस टेबल में मैंने इनकम, कंजम्पशन और सेविंग को दिखाया है। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन का डेटा हम अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं और उससे हम सेविंग निकाल सकते हैं। इनकम में से कंजम्पशन को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। हम ज़ीरो इनकम से स्टार्ट करते हैं,
सपोज कम्युनिटी में इनकम ज़ीरो है, अगर इनकम ज़ीरो है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, ऐसा इसलिए कि इनकम ना होने पर भी ह्यूमन बींग्स को अपनी कुछ बेसिक ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि खाने पीने की ज़रूरत है, दवाइयाँ हैं, या कुछ भी बेसिक जो चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए, उसके लिए उन्हें खर्च करना ही होता है। तो अगर इनकम नहीं भी है वो फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, उसके लिए चाहे वो किसी से बोरो करेंगे या अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज़ करेंगे। इसीलिए यहाँ पर सेविंग्स नेगेटिव में शो की गई है, क्योंकि इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन 50 है। तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस किया जाए, 0 - 50, तो हमारी सेविंग्स -50 हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने लिया है इनकम इंक्रीज़ हो गई है, 0 से बढ़ के 50 हो गई है, तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन अभी भी इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए हमारी सेविंग्स अभी भी नेगेटिव में है। नेक्स्ट राउंड में इनकम फिर से इंक्रीज़ हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो गया, बट यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, इसलिए सेविंग्स ज़ीरो है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम है वो हमने सारा कंज्यूम कर लिया, सो सेविंग्स आर ज़ीरो। नेक्स्ट राउंड में इनकम फिर से इंक्रीज़ हो गई है, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो गया है, बट इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, सो यहाँ पर सेविंग्स हमारी पॉजिटिव में हो गई हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते जैसे हम जाएंगे, इसमें इनकम बढ़ते जा रही है और कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ सेविंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। इस टेबल से हमारे पास दो कंक्लूजन्स निकलते हैं कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनकम में जितनी इंक्रीज़ हो रही है कंजम्पशन में इंक्रीज़ उससे कम है, तो इसलिए हमारी सेविंग्स भी बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि इनकम में अगर 50 रुपये बढ़ रहे हैं तो हमने कंजम्पशन में सिर्फ 25 रुपये बढ़ाए हैं, तो बाकी 25 रुपये हमारे सेविंग्स में चले गए हैं। इसीलिए इनकम में जो इंक्रीज़ है कंजम्पशन में इंक्रीज़ उससे कम है, इसीलिए हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है। अब इस टेबल को हम एक डायग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने वाई एक्सिस लिया है और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इनकम को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन और सेविंग को शो करेंगे। ये मैंने सी कंजम्पशन के लिए लिया है, एस फॉर सेविंग। मैंने वाई एक्सिस को नीचे की तरफ भी एक्सटेंड किया है, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास सेविंग्स नेगेटिव में भी हैं, तो हमें सेविंग्स को नेगेटिव पोर्शन में भी दिखाना है, इसलिए मुझे वाई एक्सिस को डाउनवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा। अब हम सबसे पहले इसमें इनकम का कर्व बनाएंगे। ओरिजिन से ड्रॉ करते हुए 45 डिग्री के एंगल पर ये हमारा इनकम कर्व बनेगा। उसके बाद कंजम्पशन कर्व हमारा ओरिजिन से थोड़ा ऊपर बनेगा और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठता हुआ हमने बनाना है। कंजम्पशन कर्व मैंने ओरिजिन से ऊपर इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ज़ीरो इनकम पर भी हमारा खर्च हो रहा है। ज़ीरो इनकम होने पर भी जो खर्च हम करते हैं उसे ऑटोनमस कंजम्पशन कहा जाता है। ये कंजम्पशन कर्व है और ये है हमारा इनकम कर्व। दोनों कर्व्स ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने का मतलब ये है कि इस लेवल पर जितनी हमारी इनकम है वो सारी इनकम हमने कंज्यूम कर ली है, सो सेविंग्स आर ज़ीरो एट दिस लेवल ऑफ इनकम। सो इतनी इनकम लेवल पर हमारी सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी। लेकिन ई पॉइंट से लेफ़्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो हमारा कंजम्पशन का कर्व ऊपर है लेकिन इनकम की लाइन नीचे है। इसका मतलब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इस पोर्शन को नेगेटिव सेविंग से दिखाया है। ई पॉइंट से राइट साइड पर जैसे हम जाते जाएंगे तो हमारी इनकम लाइन ऊपर जा रही है और कंजम्पशन की लाइन इनकम लाइन से नीचे है, इसीलिए इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। सो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन जो है वो पॉजिटिव सेविंग्स को शो करता है। इसी तरह से इस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सेविंग कर्व डिराइव करेंगे। क्योंकि ज़ीरो इनकम पर ऑटोनमस कंजम्पशन है, यानी कि ज़ीरो इनकम होने पर भी हम खर्च कर रहे हैं, ऐसे केस में हमारी सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। तो जितना ऑटोनमस कंजम्पशन है उतना नीचे की तरफ हम नेगेटिव सेविंग्स शो करेंगे, इसीलिए सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना हमने ऑटोनमस कंजम्पशन लिया है उतना ही गैप नीचे हमारा सेविंग्स में आना चाहिए।
और दूसरा सेविंग कर्व हमारा इस पोर्शन में से पास होके जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इनकम लेवल पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, सो सेविंग्स यहाँ पर ज़ीरो है, इसीलिए सेविंग कर्व यहाँ से जाएगा। उसके बाद सेविंग कर्व हमारा ऊपर उठता जाएगा, तो यहाँ से सेविंग कर्व ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेवल से लेफ्ट पर हमारा सेविंग कर्व नेगेटिव में है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ई पॉइंट से लेफ्ट पर नेगेटिव सेविंग्स है, और वाई से राइट में देखें तो हमारा सेविंग कर्व अब ऊपर जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग्स हैं। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस लॉ की इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस लॉ में 3 मेन प्रोपोजिशंस हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल प्रोपोजिशन है व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट बाय लेसर अमाउंट। यानी कि इनकम जितनी बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट इनकम से कम बढ़ता है। इसको मैंने ऐसे डिनोट किया है, इनकम का इंक्रीज का एरो मैंने बड़ा लिया है, कंजम्पशन का इंक्रीज का एरो छोटा लिया है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन ये उससे कम बढ़ता है। सेकेंड प्रोपोजिशन में है इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग, कि जो हमारी बढ़ी हुई इनकम है ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। इसका एक पोर्शन कंज्यूम हो जाता है तो दूसरा पोर्शन सेव हो जाता है। तो इसलिए इनकम में होने वाला चेंज इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिया है, अगर इनकम में 1000 का चेंज आता है और हमने कंजम्पशन में उसमें से 400 हमने कंज्यूम कर लिए हैं, तो बाकी 600 हमारे सेविंग में चले जाएंगे। तीसरा प्रोपोजिशन है एन इंक्रीज इन इनकम इज अनलाइकली टू लीड ईदर टू लेस कंजम्पशन और लेस सेविंग दैन बिफोर। यानी कि इनकम में जब भी इंक्रीज होगी तो उससे हमारा कंजम्पशन या सेविंग पहले से बढ़ेगा ही, वो हमेशा कम नहीं होगा। यानी कि इनकम के बढ़ने पर हमारा कंजम्पशन या सेविंग पहले से इंक्रीज ही होता है, उससे कम नहीं होता है। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल लॉ का बेसिक पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लॉ के इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।